बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान न्यूज़ के साथ मैं हूँ इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, आगाज़ में आज की दिलचस्प खबर यह है कि जापान में दुनिया का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन जो कि 3D प्रिंटर की मदद से 6 घंटे में तामीर किया जा रहा है। और इशाल तो मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत से लोग ये सुनेंगे तो उनको लगेगा शायद ये कागजों में ही कुछ बनाया जा रहा है, लेकिन ये बाकायदा फिजिकली बनाया जा रहा है। जनाब, ओसाका के इलाके वाकायामा में 108 स्क्वायर फीट रकबे पर नया रेलवे स्टेशन तामीर किया जाएगा और ये सफेद रंग के इस स्टेशन के कंप्यूटर खाके भी जारी किए गए हैं। तो ये आप देख रहे हैं इशाल, ये देखिए, ये सारा इसका प्रोसेस दिखाया गया है। ये 3D प्रिंटर की मदद से तो बनाया जा रहा है, लेकिन इसका वजूद होगा, लोग इसमें आएंगे, इस स्टेशन के जरिए सफर करेंगे और इसका आखिरी ट्रेन जाने के बाद इसका काम शुरू होगा। ठीक है, और 6 घंटे के अंदर इसको तामीर कर महज 6 घंटे के अंदर। यहाँ पे शायद 6 महीने भी इसको कहेंगे कम होंगे अगर यहाँ पे हम बगैर किसी जदीद टेक्नोलॉजी के इसको तामीर करेंगे, लेकिन 6 घंटों में इस कदर जिद्दत आ चुकी है साइंस में, टेक्नोलॉजी में। AI का दौर है और अब उसका भरपूर इस्तेमाल जापान, जो कि टेक्नोलॉजी में किसी से कम नहीं है। दुनिया की तेज़ ट्रेन का मामला हो, जदीद कारें हो, मशीनरी हो या IT की प्रोडक्ट्स हो, तो अब ये पहले जापान की बुलेट ट्रेन बहुत मशहूर थी, ये जो कैप्सूल ट्रेन जिसको कहा जाता है। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो तामीराती सामान है उसको भी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार किया जा रहा है और फिर उसके बाद इसको वहाँ पर लाकर नस्ब किया जाएगा। 25 मार्च को वहाँ पे जी पुराने रेलवे स्टेशन से आखिरी ट्रेन के रवाना होने के बाद इसका आगाज़ होगा और इस मंसूबे से मुस्तकबिल में माहौल दोस्त मटेरियल, जदीद टेक्नोलॉजी से दीगर खित्तों में तामीराती मंसूबों के लिए और मेरे ख्याल में जो डस्ट उड़ती है और जो आलूदगी पैदा होती है वो सारी मटेरियल भी इस्तेमाल होगा। जो मटेरियल इस्तेमाल होगा वो कंक्रीट नहीं होगी, वो ऐसा मटेरियल नहीं होगा जिससे आलूदगी फैले। तो ये माहौल दोस्त भी है, जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल भी है, तो और वक्त भी बहुत कम इसमें इस्तेमाल होगा। सीखने की जरूरत है बिल्कुल इससे पूरी दुनिया को। टॉप 5 स्टोरीज की जानिब आ जाते हैं जनाब। तो सबसे पहले हमारी टॉप 5 स्टोरी जो होगी उसमें ये होगा कि दौरा न्यूजीलैंड T20 सीरीज का तीसरा मैच कल खेला जाएगा। तो जनाब अब सारी उम्मीदें एक बार फिर से पाकिस्तान टीम के ऊपर हैं। की धड़कनें तेज हैं और खदशात अब भी मौजूद हैं FN बर्ड्स। और पिछले मैच में तो आपको पता है कि बारिश के बायस 15 ओवर तक महदूद किया गया था, फिर भी हम हार गए। इस बार क्या होता है देखते हैं। फिर बात करेंगे हम अस्पताल फाउंडेशन की। दुख इंसानियत की खिदमत में ये पेश है, किसकी तरफ से ये काविश की गई है, आगाज़ कैसे हुआ, कितने मरीज़ इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, सेहतियाब हो रहे हैं और आगे के प्लान्स क्या हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में तफसीलन बात की जाएगी। उसके बाद आपको बताएंगे कि रमज़ान में दांतों और मुंह की सफाई का ख्याल कैसे रखा जाए और किस तरह से पूरा रोज़ा भी गुजारना है और मुंह और दांतों की सफाई भी यकीनी बनानी है। और इसके बाद हम बात करेंगे तवक्कल है क्या, अल्लाह पर तवक्कल कैसे बढ़ाया जाए और आजकल अल्लाह पर तवक्कल की कमी क्यों है इंसानों के अंदर, इस पर भी तफसील से होगी बात। बिल्कुल। और फिर बात होगी कराची में 4 लाख गैर मकामी भिखारियों का राज है। सिर्फ पाकिस्तान तो प्रोड्यूस करने वाले ममालिक में से, क्या आपको पता है कि चाहे वो गल्फ कंट्रीज़ हों, सऊदी अरब हो, उम्रा ज़ायरीन की रूप में, उनका रूप धार के बहुत से हज़ारों की तादाद में भिखारी वहाँ पे भी, अब तो यानी कि हम इंटरनेशनली एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बड़ी मिकदार में भिखारी। तो फिर आप हिसाब लगाइए कि अपने मुल्क में क्या हालात होंगे। दुरुस्त। इसी की बिना पर हमारे ऊपर दीगर ममालिक ने पाबंदियां भी लगा दी हैं सफरी। हमें इसकी रोकथाम के लिए भी कोई इकदाम करने होंगे, इस पर भी होगी तफसील से बात। और सबसे पहले अपने टॉपिक की जानिब आ जाते हैं जनाब। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा T20 मैच कल ऑकलैंड में खेला जाएगा। तो क्या हमारी टीम की तैयारी है, क्योंकि मेज़बान जो न्यूजीलैंड है पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी ऑलरेडी हासिल कर चुका है। अहमद नजीब सत्ती स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। जिस वक्त अब पाकिस्तान किसी भी टीम के मुखालिफ आता है तो हम डर से जाते हैं। क्या लगता है कि कोई बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि प्लेइंग 11 तो हमारे सामने है, उस पर बड़ी तनकीद हो रही है, लेकिन फ़िलहाल तो उन्हीं से काम चलाना है। क्या हिकमत अमली होनी चाहिए कि हम कम से कम इस हार के तसलसल को तोड़ सकें? देखिए, बेहतर स्ट्रैटेजी उस दिन हमने खत्म कर दी थी जिस दिन हमने 2 बहुत बड़े क्वालिफाइड कोच गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी को घर भेज के आकिब जावेद साहब को कोच रख लिया था। लेकिन बहरहाल स्ट्रैटेजी ये बेहतर हो सकती है कि मेरा ख्याल है नौजवानों को गलत मैसेज दिया गया कि आप जाके फौरन से एग्रेसिव खेलें। न्यूजीलैंड की कंडीशन जरा मुश्किल होती है, यहाँ पे स्विंग होता है, बाउंस मुख्तलिफ तरह का होता है, छोटी बाउंड्रीज हैं। पाकिस्तान की पिचेस बहुत और तरह की हैं, तो इनको जिस तरह आप पाकिस्तान में खेलते हैं वहां जाके एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक तो ये कि जरूर एग्रेसिव खेलें, लेकिन जरा देखभाल के कि किस गेंद पर कहाँ शॉट खेलना है, किस गेंद को जरूरी नहीं कि हर बॉल पे क्रीज से बाहर निकल के छक्का लगाने की कोशिश की जाए और आउट हो जाए।
जी, बिल्कुल, ये तो ऐसे है जैसे कि बस कोई वो होता है ना कि बिल्कुल अंधाधुंध के बस ना गेंद देखी कहाँ पर है, शॉट खेलने वाला है भी कि नहीं है और फिर कौन-सा शॉट खेलना है। तो मेरा हुँ, ख्याल है कि प्लेयर पे तनकीद नाजायज़ है। तो आपको कोचिंग स्टाफ के ऊपर बात करनी चाहिए कि उन्होंने क्या तैयारी कराई है क्योंकि प्लेयर तो पहली बार जा रहे हैं। दुरुस्त। उस वो तो पहली बार गया है, तो हम्म। मेरा ख़्याल है कि ओवरॉल स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है और अगर मैं ये भी कहूँगा कि अगर ये प्लेयर ने परफ़ॉर्म नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, दुनिया में बायलैटरल सीरीज़ को कोई अब संजीदगी नहीं लेता। तो बायलैटरल हुँ। सीरीज़ होती ही एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ, गलतियों को ज़रूर डिस्कस करें कि गलती क्या कर रहे हैं, उन गलतियों की जो है वो दुरुस्तगी की करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है गलतियों को डिस्कस करते हुए बॉलर्स के ऊपर से जो एक हार के बादल उनके ऊपर छाए हुए हैं, उनकी एक बैड लक चल रही है, बुरी फॉर्म में वो खेल रहे हैं, क्या वो दूर होती हुई नजर आ रही है आपको? नहीं, बैड लक नहीं है, बॉलर इतने हैं। बैड लक नहीं है, देखिए बैड लक एक बार होती है। ये हम्म। अभी जैसे मैं ब जो बॉलर जो है वो आपके एक तसलसल के साथ बुरा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो फिर वो जो है ना दूसरों की गुड लक होती है, ये ऐसे बॉलर मिल गए हैं। अच्छा मैं अली के ऊपर ये कहूँगा कि अली तो चलो पहली बार गया ना न्यूज़ीलैंड, उसको तो ज़ाहिर है पहली बार आप जब जाते हैं तो आपको एडजस्ट करने में टाइम लगता है कि यार हम्म। यहाँ पे मुझे किस लेंथ पे बॉल करना है। लेकिन जो शाहीन अफरीदी हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट वो तो मेरा ख़्याल है उनका शायद को तीसरा-चौथा टूर होना चाहिए न्यूज़ीलैंड का, तो उनके लिए तो कोई गुंजाइश नहीं हो सकती ना। उनको तो पता है हम्म। न्यूज़ दुरुस्त। व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द न्यूज़ीलैंड तो मेरा ख़्याल है बिल्कुल। कि हमारे यहाँ बॉलिंग जो है वो बहुत अंडर परफ़ॉर्म कर रही है और आपको नए लोग ही लेके आने चाहिए बॉलिंग में। मेरे हिसाब से तो टी20 एक सबसे बेस्ट फ़ॉर्मेट है यंग टैलेंट को लेकिन ये प्रमोट एक करने का। लेंथी प्रोसेस होगा क्योंकि एक लंबे अरसे से बॉलिंग ही हमारा स्ट्रेंथ रही है, तो अगर बॉलिंग में ही हम वीक हो गए हैं तो फिर कहाँ से नेमल बदल लाया जाएगा और किस तरह से उनको एक्सपेरिमेंट के जरिए, अब जिस तरह से इंटरनेशनल ये एक टूर था और उसमें भी नए खिलाड़ी चल नहीं पा रहे, पावर प्ले एक बड़ी अहम अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें अगर बेहतर प्ले किया जाए, परफॉर्म किया जाए तो रन रेट बेहतर हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसको भी यूटिलाइज़ नहीं किया जाता। उसमें किस तरह से बेहतरी लानी होगी? क्या हमारे बॉलर्स जो हैं, आपको लगता है कि किसी और को ट्राई करना चाहिए और वो कौन सी ऑप्शंस हो सकती हैं फिर? अच्छा, एक तो ये है कि मैं हमेशा ये मैं चैनल्स पे आके बात करता हूँ कि पाकिस्तान का जो परफॉर्मर प्लेयर आएगा ना बाहर, आपने ये तवक्को करनी है कि वो बहुत सारी खामियाँ लेके आ रहा है क्योंकि हमारा डोमेस्टिक सिस्टम जो है ना हम्म। वो बहुत कमज़ोर है। तो जो भी प्लेयर बैट्समैन है, बॉलर है परफॉर्म करता है तो वो इतना तैयार प्लेयर नहीं होता है। हाँ, टैलेंट ज़रूर होता है। अच्छा, जो पावर प्ले की बात आपने की, अब ये लड़के जो अभी ये हारिस है या हसन नवाज़ है, ये पावर प्ले का फ़ायदा उठाने वाले प्लेयर है। लेकिन अगेन दुरुस्त। कि ये न्यूज़ीलैंड ये में इतनी वो खुली विकेटें नहीं है कि आप जाओगे और जाते साथ ही पाकिस्तान की तरह बैट मिला के मारेंगे। तो मेरा इनको थोड़ा-सा ये यानी गाइड ये एक तो ये करना चाहिए कि हाँ, थोड़ा देखभाल के खेलो और दूसरी बात ये कि फिर हम्म। इनकी ये इंशाल्लाह ये लड़के ऐसे हैं कि इन पे थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, जैसे आपने साइम अय्यूब पे इन्वेस्ट किया, तो आपको दुरुस्त। पावर प्ले के स्ट्राइक रेट अच्छा के अहमद, मसाइल हल हो अगर जाएँगे। दूसरा फास्ट बॉलिंग हम जी। बात कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त तसलसल चल रहा है हमारी मेज़बान टीम की जीत का और हमारी हार का, अगर हम इस बार भी स्ट्रेटजी अपनी सही नहीं अपनाते हैं तो फिर तो हार ही हमारा मुकद्दर बनेगी। क्या समझते हैं कि पिच किस तरह की है? क्या पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला करना चाहिए या बॉलिंग का फैसला करना चाहिए? आप क्या समझते हैं? अच्छा, ये पिच जो है वो जो तो मैंने रिसर्च की है और जो वहाँ पर लोकल कोचेज़ 1-2 हैं उनसे कुछ समझने का मौका मिला है। तो ये पिच भी थोड़ा शुरू में नया गेंद तो स्विंग होता है। थोड़ा हम्म। टेनिस बॉल टाइप बाउंस होता है वहाँ पर ऑकलैंड की पिच पे भी। तो मेरा ख़्याल इस तरह का है तो थोड़ा पावर प्ले में देखभाल के आपको शॉट्स खेलने होंगे। मेरा ख़्याल है बेहतर है पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ले। अगेन ये बेहतर फैसला तो वो लोग कर सकते हैं जिनके सामने पिच होगी फिज़िकली जो पिच रीड करने के एक्सपर्ट हैं कि ऑन द टिपिकल डे पिच में क्या मॉइस्चर क्या है और किस तरह का पिच का शेप है। लेकिन अमूमी तौर पर हम जेनेरिक पिच का जो पहले बिहेवियर है उसके हिसाब से कि बेहतर है कि पाकिस्तान पहले बॉल कर ले क्योंकि फ्रेश पिच पे थोड़ा ठीक मॉइस्चर है। ज़्यादा होता है। तो बेहतर है कि पहले बॉलिंग कर लें और मैं फिर वही कहूँगा कि एक तो उमैर बिन यूसुफ को वो थोड़ा हम्म। टेक्निकली सॉलिड प्लेयर है क्योंकि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का परफॉर्मर है ना। वो दुरुस्त। आपके बेंच में एज़ अ ओपनिंग बैट्समैन है उसको देख लें और आप अब्बास आफरीदी मैं तो अब तक समझ नहीं सका वो है ही टी20 स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर वो क्यों नहीं पहले 2 टी20 खेला तो ये बात सही। थोड़ी समझ में आई नहीं है। बहुत शुक्रिया अहमद नजीब सतीब। भी पुरुमीद है तमाम क्रिकेट शायकीन की तरह और बेहतर हिकमत के साथ उतरना चाहिए, वो गलतियाँ जो माजी में हो रही हैं उनसे कुछ सीखते हुए अब दोबारा उन्हें नहीं दोहराना। दुरुस्त। और इस तरह से अहमद कह रहे हैं कि हमें पहले बॉलिंग करनी चाहिए टॉस जीत कर, तो ये फैसला शायद दुरुस्त साबित होगा। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते जी हैं। हाँ। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे हम अस्पताल फाउंडेशन जो दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए सरगर्म है, उसके जो फाउंडर हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ स्टे रहिए। विद अस।
नाज़रीन वेलकम बैक। बहुत ही अहम टॉपिक है और वो है दर्द दिल रखने वाले अफराद और ख़ास तौर पे हमारे वो लेजेंड जिनको अभी तक आप एक ज़बरदस्त अदाकार के तौर पे देखते रहे हैं। हम बात कर रहे हैं औरंगज़ेब लगारी साहब की और उनके साथ तशरीफ़ फरमा होंगे कर्नल रिटायर्ड फारूक उमर साहब। प्रोजेक्ट है हम अस्पताल फाउंडेशन का और लाहौर का एक मोतबर इदारा है हम अस्पताल फाउंडेशन, जिसने फैसल टाउन लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर कायम कर रखा है। बिल्कुल जी, और जहां पर नादार और मुस्तहिक मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है, मरीजों के डायलिसिस के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जाती हैं। हुकूमतों के करने का काम ये फाउंडेशन कर रही है और अब ये फाउंडेशन शरकपुर में भी 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक इमारत तामीर कर चुकी है। अस्पताल की बुनियाद वहाँ पर भी रखी जा चुकी है, बल्कि मुकम्मल किया जा चुका है और वहाँ पर भी जो बैनुल-अक़वामी मयार की तिबी सहूलियात हैं वो मुयस्सर आएंगी। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर ये ख्याल कैसे आया, इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात मौजूद थे, क्या सोच कार फरमा थी इसके पीछे। हमारे साथ औरंगज़ेब लगारी साहब मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे सर आपको। सर वैसे तो आप अदाकारी में आपका कोई सानी नहीं है, लेकिन जो काम आपने किया इसमें भी आपका कोई सानी नहीं है। इसके पीछे कैसे सोच थी, क्या वजूहात थी कि आपने इसकी बुनियाद रखी, क्यों बनाना पड़ा? आइडिया कैसे आया? मेरा ख्याल है कि हम सब पैदा होने के जून शऊर में आते हैं तो कुछ इस किस्म की अल्लाह की तरफ से ही कोई नेमत होती है ये कि दिल करता है किसी के लिए कुछ करें। बेशक। तो माँ बाप के लिए बंदा करता रहता है, फिर बाद में भाई बहनों के लिए करता है, फिर दुनिया में आता है तो दुनिया वाले नज़र आते हैं, उनकी ज़रूरतें नज़र आती हैं। तो हमारे एक भाई हैं फारूक बलोच, अच्छा, वो हमारे डॉक्टर कदीर अल्लाह गरी की रहमत, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब। हाँ जी, क्योंकि उनके साथ वो काम करते थे, सारा वेलफेयर का काम करते रहे, तो उन्होंने एटम बम भी बना लिया। तो हमारे फारूक बलोच साहब को भी ख्याल आया कि हमें भी कोई बम बनाना चाहिए। तो वो तो चले गए। तो वहाँ शरकपुर में चूँकि ताल्लुक़ शरकपुर से था अच्छा, फारूक साहब का, तो वहाँ पे ये सोचा कि कोई यार वेलफेयर का कोई इदारा खोला जाए। बहुत ही छोटी जगह है, वहाँ पे 2-4-5 लाख की आबादी है और वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो लोग डिस्परीन से मर जाते हैं। लोग इतनी आपकी पावर्टी है, गवर्नमेंट बेचारी के पास कुछ इतना होता और मैसेज नहीं होती है ऐसी जगहों पर, हॉस्पिटल तो बड़ी दूर की बात है। जी, जी। तो आपने जब आगाज़ किया वहाँ से, अब तो बहुत सारे लोग बस वो आगाज़ करना भी हमारे लिए कोई आसान नहीं था। एक जगह एक्वायर करना, जगह तो एक घर था, तो लैंड तो थी लेकिन जगह ऐसी नहीं थी सच। तो एक बस अल्लाह वाले लोग होते हैं ना, कमाल के लोग होते हैं। एक साहब ने कहा कि ये सारी बिल्डिंग जो है हम आपके को हम फाउंडेशन को देते बना देते हैं। तो उन्होंने वो डोनेट कर दी 200 बंदों का हॉस्पिटल। ज़बरदस्त और काबिल तहसीन, मुबारकबाद के मुस्तहिक है इस तमाम काविश जो आप कर रहे हैं। कर्नल साहब भी आपके साथ ही हैं और आपने बताया कि 8 लोग हैं जो फाउंडर्स में शामिल हैं। कर्नल साहब, चैलेंजेस क्या क्या थे? जिस तरह एक तो जगह का एक्वायर करना, फिर डिज़ाइन, उसका इंजीनियरिंग के सारे जो फैसिलिटेट करना है, आम जो अल्टीमेट गोल है सेहत की सहूलियात मुहैया करनी है, वो सारे चैलेंजेस ज़रा समराइज़ करके हमारे नाज़रीन को बताइए। हम लोग कमेटी हैं, 8 लोग हैं जो हम इस प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं और हम सब आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारा पहले ख्याल आया कि कुछ हमें अब कोई काम काज हमारे पास नहीं है तो लेट अस डू सम गुड वर्क, और स्कूल या कोई हॉस्टल बनाएं या स्कूल बनाएं या यूनिवर्सिटी बनाएं। तो इत्तेफाक से ये हुआ कि जो फारूक बलोच हैं उनके वाले साहब की डेथ हो गई। अच्छा, तो ऐसी बातचीत करते उन्होंने कहा यार ऐसे करते हैं, वालिदैन ने हमारी बहुत खिदमत की है और यहाँ तक हमें उन्होंने लाया है, पढ़ाया है, खिलाया है, सब कुछ किया है, तो क्यों ना हम उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ बनाएं, हॉस्पिटल बना लें ताकि उनके लिए सदका जारिया हो जाए। दुआएं चलती रहे हैं और चलता रहेगा और फिर हमारे बच्चे आएंगे, वो हमें देखेंगे कि हम नेक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, एक वेलफेयर प्रोजेक्ट है, तो वो लोग भी शामिल हो जाएंगे और अल्लाह की फजल से चलता रहेगा। अच्छा, इसके अंदर तिबी सहूलियात भी बताई जा रही हैं, बैनुल-अक़वामी मयार की हैं माशाल्लाह से, तो वो बाहर से इक्विपमेंट सारा मंगवाया जाता है? यहाँ बनता ही नहीं बेटा, यहाँ इक्विपमेंट होता ही नहीं है, तो बाहर ही से मंगाना पड़ता है और अच्छा मंगाना पड़ता है। क्योंकि डोनेशंस कहाँ से आती हैं लगारी साहब? ये सारा जो डोनेशंस कहाँ से? मुखैर हजरात आपसे रब्ता करते हैं? गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट है या अपने तौर पे कर रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट लोग ही तो अपने लिए वो करेंगे ना, कुछ बेचारे कहाँ करें, और ये इतना एक्सपेंसिव काम है जी,
कि एक डायलिसिस में भी 5-7 हज़ार रुपये लग जाते हैं, और दिन में 2-2 दफ़ा भी करना पड़ता है बाद लोगों को, और मुस्तकिल करना पड़ता है। ये है तो ऐसा काम कि अगर पता चल जाए तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की 90% आबादी इसी काम पे लग जाए। अच्छा, उसकी क्या क्योंकि वजह? उसकी अगर वजह पैसा ये कमाने कि- के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ बनाएं। नहीं बेटा, ये सो इतनी मतलब बस आंसू ही आ जाते हैं सोच के देख के कि लोगों को सशक्ता देखते हैं आप। आपके सामने कोई बंदा अगर मर रहा है तो आपकी क्या कैफियत होगी, और आपकी दस्तरस में भी हो कि शायद वो बचा भी लें, आप क्या करेंगे? आप तो कपड़े नहीं उतार के दे दे, जो कुछ होगा कहेंगे ये बच जाए किसी तरह। तो नहीं, आप सब्सिडाइज करते हैं कुछ या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। हाँ, तो ये तो बड़ा महंगा इलाज है। महंगा तो बहुत है, लेकिन आप जैसे लोग हैं ना, दर्द दिल रखने वाले बहुत लोग, कमाल के लोग हैं, मैं कहता हूँ हेड्स ऑफ टू देम। ये हैरानी होती है कि लोग कहते हैं कि हमारा ये, अब ये हमने यहाँ पे फैसल टाउन में जो डायलिसिस सेंटर खोला है उसके लिए हमें यहाँ पे जगह, कितनी फैसिलिटेशन है, कितने लोगों को केटर कर सकते हैं? हम अभी तक 5-6 मशीनें हैं, अभी हम बढ़ा रहे हैं उसको, एक्सटेंशन कर रही है, तो जगह हमें चाहिए थी। हमें कुछ भी नहीं ना हमारे पास, हम क्या है, तो अल्लाह के आखिर पर शुरू हुआ कि जगह तो हमें मिल जाए कहीं। तो जगह ढूंढते फिरे तो किसी प्रॉपर्टी डीलर को कहा यार कुछ जगह ढूंढ दो, हम यहाँ से वेलफेयर का बनाना चाहते हैं। तो बनाते बनाते ऐसे ढूंढते ढूंढते प्रॉपर्टी डीलर ने कहा जी एक जगह है, ये तो बड़ी शहर के बीचों बीच महंगी जगह है। हाँ महंगी जगह। तो वो उन्होंने कहा कि ये जगह है, आप अगर ले लें रेंट पे या जैसे भी आपको होता है। तो हमने कहा चले मालिक से मिले। तो मालिक से जब मिले तो आप हैरान हो गए ईशा, हैरान कौन बात। इट वाज अमेजिंग। आप यानी अल्लाह ने आप माशाल्लाह, आपका भी तो नाम ही काफ़ी है ना, तो आपकी वजह से भी एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड होता होगा देखने वाला। नाम तो मेहरबानी है उनकी कि 60 साल से उनके लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए कर रहे हैं, तो वो ट्रस्ट करते हैं। अच्छा जी, डॉक्टर हजरात होंगे आपके तो मैं साथ, ये बेटा बता voluntarily रहा था आपके कि साथ वो काम जो करते ना एक्सक्यूज मी, तो वो मैं बता रहा था कि जब हम गए ना उन मालिक मकान के पास कि ये हमें रेंट के लिए ऐसे ख़रीदना चाह रहे हैं या कुछ हमें वेलफेयर का हमने काम करना है, तो वो सोचता रहा। उसने कहा अच्छा तो आप ऐसा करो कि कल मुझे फ़ोन करना। अच्छा, तो दूसरे दिन उनको जब उनका फ़ोन आ गया, बेटा आ जाए ज़रा बात करें। हमने कहा शायद रेंट पे देना चाह रहे हैं, मेहरबानी है, कुछ अच्छा बंदा लग रहा है। तो जब गए तो उसने कहा यार मैंने सोचा अब मेरी उम्र क्या है, ये आप ही ले लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये देखें ना, नियतें थी आप लोगों की। करोड़ों करोड़ों रुपए की इंसानों के जगह लिए, इस तरह दे देना के लिए जो है बहुत वो बड़ी सिर्फ- बात है, बहुत बड़ी सिर्फ सोच की बात है कि आप किसी को सशक्त देखें कि किसी की जिंदगी का चिराग बुझ रहा यानी है। कि आपने नियत की और सिलसिला बनता चला गया। थोड़ा सा हम आते हैं जरा डॉक्टर्स जो हैं, जिस तरह शाल भी पूछना चाह रही थी, वो किस तरह से जुड़ते Voluntarily गए, काम करते चैलेंजेस हैं। क्या आ रहे हैं, और ये अब अगर लोगों ने राब्ता करना हो वो फिर कैसे करें? जो डोनेशन अगर किसी ने देनी है तो किस तरह से, हमारी कहाँ पर? एडवर्टाइजमेंट चल रही है, काफ़ी चल रही है, न्यूज़पेपर में होता है, टीवी में करते हैं, और हम खुद आपस में जो लोग मिलते हैं, जो वो काम कर रहे हैं, वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, सिस्टर्स हैं, वो भी आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहती हैं। और इस तरह जो लोग हैं उनके लिए, जो अल्लाह वाले लोग हैं, उनके लिए अल्लाह ही पहुँचा देता है। जैसे ये मकान का बताया, वो कह रहे थे हाजी साहब कि आपको मेरे पास किसने भेजा है, किसने बताया वो कि ये अल्लाह ही मेरा है। घर है? हमने कहा जी ये अल्लाह ताला ने हमें भेजा आपके पास, और हम फिर मैं फाउंडेशन कैसे के इनकार नाम कर से सकता हूँ, ये आप ले लें। और इस वक्त फार्मास्यूटिकल वाले जी, अभी वो जो अगले दिन आए थे वो अद्वियात भी अतिया की जा रही है। हाँ वो आए, उन्होंने कहा कि हमें पता चला इस तरह से, तो हमारे एजेंट्स होते हैं वो देखते रहते हैं कौन अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपका पता चला कि काम कर रहे हैं, तो मैं आया हूँ यहाँ। तो उसने वो देखा वेखा, कहा ये सारी दवाइयाँ ये तो मैं बनाता हूँ, सारी दवाइयाँ, आपको जितनी दवाइयाँ चाहिए वो हम आप लिस्ट दे दिया करें, आपको तमाम लोग जो है सप्लाई इसमें- जारी आप लोग रहेगी। सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, हमारी ढेरों दुआएं हैं। वक्त की कमी है, वरना दिल तो चाह रहा था कि इस पे और भी मजीद बात की जाए, लेकिन जो आप काविश है अल्लाह ताला इसको पाए तकमील तक पहुंचाए आमीन, और आमीन। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफीद हो सकें। बहुत शुक्रिया करण साहब, तशरीफ आवरी का, लगाई साहब आप भी तशरीफ लाए। और जितने मुहैयर हजरात हैं वो बढ़ चढ़ कर हम जी हाँ। फाउंडेशन की इमदाद करें, ताकि एहतियात जो दें। बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं और जिसके डायलिसिस जिनके होने हैं, जो मौत के मुंह में जाने वाले हैं, उनकी उनकी दुआएं मदद हो लीजिए। सके, उनकी दुआएं आप ले सके, और इस माह रमज़ान के सदके करके जितनी हो सकती हैं नेकियां कमा सकें आप। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे स्टे साथ विद अस।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं खूबसूरत और सेहतमंद और मजबूत दांतों की, जो कि एक सेहतमंद ज़िंदगी की अलामत भी हैं। और अब माह रमज़ान चल रहा है तो आपको सहरी और इफ्तार में एक टाइम मिलता है जब आप खाते पीते हैं, उसके बाद आप पूरा दिन मुंह बंद रखते हैं, तो आपके दांतों के अंदर, मुंह के अंदर वैसे भी एक नेचुरल स्मेल पैदा हो जाती है। तो इसलिए सफाई दांतों की किस तरह से की जाए ताकि दांत मजबूत बहुत ज़रूरी है, खासतौर पे। और जो हमारे बच्चे हैं वो तो जान छुड़वाते हैं, तो उनके पीछे पीछे भागना पड़ता है। वो तो एक दिन कर ले, उसके बाद वो कहते हैं मैंने कल किया था। तो ये कि खास तौर पे उठने के बाद तो आपने दुनिया के लिए ब्रश करना है, लेकिन रात सोने से पहले जो ब्रश है वो अपनी ज़ात के लिए है। अदरवाइज तो आपके जो कैविटीज़ हैं वो घर कर लेंगे, वो जो इंडिया में कहते हैं ना कीटाणु, वो खेलना शुरू कर देंगे सारी रात आपके मुंह में। तो किस तरह से बच्चों को आदी बनाएं और कितना ज़रूरी है दांतों की सफाई, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर अम्मार सईद साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब वेलकम कहेंगे। ये दो चीज़ें हैं, एक तो बड़ों के लिए भी क्योंकि उनकी आदतें जिनकी पक्की हो चुकी हैं, रात को ब्रश करने की आदत नहीं है, और जो बच्चे, ये दोनों बताएगा कि आदत कैसे बनाई जाए, उसकी ज़रूरत क्यों है। जी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी जी। दांत ब्रश करना बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हम अपने चेहरे को साफ़ करते हैं, अपने जिस्म को साफ़ करते हैं। अगर हम अपने चेहरे को साफ़ नहीं करेंगे तो वक्त गुजरने के साथ साथ वो देखने में भी बुरा लगेगा और बीमारियां भी आने लग जाएंगी। उसी तरह अगर हम अपने दांतों को साफ़ नहीं करते तो उनमें बीमारियां भी आने लग जाएंगी और गालिबन वो देखने में भी बुरे लगने लग जाएंगे। स्पेशली रमज़ान के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। मेरा जो अपना तरीक़ाकार है वो ये है कि जी सहरी में उठते साथ अगर तो हम ब्रश कर लें तो ये तो बहुत अच्छी बात है। टाइम से हम अगर सहरी के लिए उठें, उसमें ब्रश कर लें, और सहरी करने के बाद आप एक दफ़ा दोबारा से अगर ब्रश कर लेना तो ये एक अच्छी आपकी रूटीन बन जाएगी। अफ्तारी के बाद बहुत लापरवाही हो जाती है, बड़ी केयरलेसनेस हो जाती है क्योंकि सुस्ती होती है। उसमें आप तरावी के बाद या सोने से पहले अगर एक दफ़ा ब्रश कर लें तो वो एडिक्वेट है। ये हमारे दो टाइम पूरे। आप ये बता रहे हैं दिन में 2 से 3 बार? 2 से 3 दफ़ा 4 बार हो गया ना तकरीबन। आपने सहरी से पहले करना है, फिर सहरी करने के बाद, फिर इफ्तार के बाद भी आपने करना है। इफ्तार के बाद अगर कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो आप एक दफ़ा कर लेंगे ना ब्रश एक दफ़ा इफ्तारी के बाद, सोने से पहले तो एक दफ़ा लाजमी आपको करना है। सोने से पहले लाजमी है। हमारा ज़्यादा ब्रश का फ़ायदा तब होता है जब हम उसको सोने से पहले कर लें, क्योंकि जो हमारी स्लीप है उसमें हमारा मुंह खुश्क भी हो जाता है और हमारे मुंह में कुछ और यूटिलिटी भी नहीं होती। तो इसलिए उसमें अगर हम अपने दांतों एक दफ़ा क्लीन कर लें तो कैविटीज़ से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाएगी। अगर हम ब्रश बाकी सारे दिन में हमारा नॉर्मली जो हम खाते पीते रहते हैं उसमें साथ साथ थोड़ी थोड़ी क्लिनजिंग चलती रहती है। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो कोई फंसी हुई चीज़ होती है वो साथ उसके निकल आती है। लेकिन जो रात का टाइम है हमारे आमतौर पे यही रूटीन है कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रश कर लेते हैं, वही जिस तरह आपने कहा कि जी हम लोगों को दिखाने के लिए ब्रश कर लेते हैं, और रात को सोने से पहले हम उसको मिस कर जाते हैं, वहाँ पे सुस्ती कर जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो है कि हमने टाइमिंग बता दी कि हमें कितनी बार ब्रश करना चाहिए, दूसरा ये कि ब्रश करने का सही तरीकाकार क्या है, हम किस तरह से ब्रश करें, क्योंकि हम लोग नॉर्मली ब्रश पकड़ते हैं यूं 2 बार इधर किया, 2 बार इधर किया और ब्रश बस जी ब्रश हो गया। ब्रश करने का सही तरीका भी बताइएगा। और फिर जो दांतों को साफ करने के लिए हम लोग टूथपिक यूज करते हैं या फिर एक जो दूसरी टूथपिक थ्रेड के साथ आती है हम वो यूज करते हैं, क्या ये तरीका ठीक है? दांतों के अंदर हम कहीं गैप तो नहीं खुद ही पैदा कर रहे होते कि बार बार पार्टिकल और बैक्टीरिया वहां जाए? इसमें जी सबसे पहला सवाल आपने पूछा कि दांतों के ब्रश करने का तरीकाकार क्या है। हम लोग वर्टिकल स्ट्रोक्स में दांतों को ब्रश करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं, यानी कि इस तरीके से दांतों को ब्रश करना, इससे दांत टेढ़े भी होते हैं और इनमें भुरने भी लग जाते हैं दांत। हमने वर्टिकल स्ट्रोक्स में दांतों को ब्रश करना है। ये सामने वाली कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन साहब एक इससे तो आपके गम्स ये भी फायदा साथ तो में हमारा टच हो रहे होते हैं ना, गम्स को भी लग रहा होता है ब्रश। जी मैडम, वो गम्स को ही हमने साफ करना है साथ में। अगर हम गम्स को साफ नहीं करेंगे, दांत तो हमारे बड़े मजबूत हैं, लेकिन जो हमारे गम्स हैं वो बड़े नाजुक चीज़ होती है। अगर हम गम्स की सफाई नहीं करेंगे तो उसके अंदर खाना फंसने लग जाएगा, जिसकी वजह से हड्डी के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे। सामने से दांतों को ब्रश करें, लेफ्ट राइट, और उसके बाद अंदर वाली साइड से। हम आमतौर पे अंदर वाली साइड को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जब भी हमारे पास पेशेंट अपने दांतों की सफाई के लिए आता है तो उसके कड़ेड़ा सारे दांतों के अंदर वाली तरफ लगा हुआ होता है। तो ब्रशिंग टेक्निक का ये हो गया। नॉर्मली जो टाइम दरकार होता है ये सारे, अच्छा जितना हमने जिस साइड पे ब्रश करते हैं 20 टाइम्स रिपीटिव मूवमेंट ठीक है, UHS की रिकमेंडेड है। तो इसमें अगर आप 20 सेकंड्स एक साइड पे लगाएं तो आपके 3 मिनट से 4 मिनट का ब्रशिंग टाइम बनता है। और जो हम और एक और चीज़ भी seconds बात के अंदर मुकम्मल कर लीजिएगा, फिर ये भी बताएगा कि कौन सा ब्रश, क्योंकि 2-3 तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट होता है, एक मीडियम होता है, एक हार्ड होता है, तो सूटेबल कौन सा है? जी सर, लेटेस्ट जो गाइडलाइंस हैं वो अब रिकमेंड करती है सॉफ्ट ब्रशेस को। पहले हम लोग हार्ड ब्रशेस पे जाते थे। हमारे दांत बड़े ना मजबूत मटेरियल के बने हुए हैं। दिस इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ लिविंग बॉडी। ठीक है जी। जो हमारे मसूड़े हैं वो बड़े सॉफ्ट होते हैं, बड़े फ्रेजाइल होते हैं। हमने गम्स को सेव करना है।
ब्रशिंग में सिर्फ हमने दांतों को साफ नहीं करना, हमने अपने गम्स की भी क्लींजिंग और मसाज करना है। तो उसके लिए हम सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करेंगे, सॉफ्ट और वेरी सॉफ्ट, ये दो टाइप। टंग की सफाई भी तो बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब। टंग को हम अक्सर औकात दांत साफ करके भूल जाते हैं, तो वो भी तो कैविटीज क्रिएट कर रही है। एक से हदीस शरीफ भी है कि अपनी ज़ुबान को साफ करो जब तक ये बिल्कुल लाल हो जाए। तो यही ब्रश आप अपनी ज़ुबान पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को गैग होता है, साइड बनी भी होती है जी मैडम, कुछ ब्रशेज में हमारे पास टंग क्लीनर आता है, कुछ में नहीं आता। अगर नहीं है तो आप इसी ब्रश को हल्का सा ज़ुबान के ऊपर स्क्रैप करें तो ज़ुबान की सफाई हो जाती है। अच्छा, दूसरा मैंने जो आपसे पूछा था कि क्या टूथपिक के साथ दांतों को साफ करने का तरीका ठीक है? टूथपिक ज़रा ट्रॉमेटिक है, ज़्यादा जख्म कर देती है, जख्मी भी कर बैठते हैं। जी, हम अपने दांतों को साफ करने के बजाय अपने मसूड़ों को ख़राब कर लेते हैं। उसके बजाय जो डेंटल फ्लॉस है वो बड़ा इजी टू यूज़ है। डेंटल फ्लॉस में हमारे पास एक टाइप आ गई जिसकी जो छोटी सी है जस्ट लाइक अ टूथपिक, और उसके आगे फ्लॉस लगा हुआ है। वो इजी टू यूज़ भी है और वो आपके गम्स को एग्जैक्टली आपके गम्स को इतना डैमेज नहीं करता। अच्छा, मोड़ों से जो गम से आ जाता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है, स्वेल हो जाते हैं, उसकी क्या वजह है? क्या वो भी कैविटी है? नहीं मैडम, जो ग्लव्स जो आपके गम्स में स्वेलिंग होती है उसकी वजह से वो ब्लीडिंग होती है। एक तो उसमें स्केलिंग की ज़रूरत हमें होती है, दांतों की सफाई करवा लीजिए, प्रोफेशनल क्लीनिंग कर लीजिए। सेकंड जो हमारे बड़े कॉमन है, को भी जरूरत होती है क्या स्केलिंग की? क्योंकि छोटे बच्चों के दांतों से ब्लड सेकंड चीज मैं जो बताने लगा था, कैल्शियम और विटामिन सी की कमी बड़ी कॉमन है हमारे में। हम लोग इस वक्त जो सप्लीमेंट जो खुराक ले रहे हैं वो उस तरह से एडिक्वेट नहीं होती। हमारे बहुत से बच्चे, खासतौर पे 9-10 साल की उम्र के बच्चे जिनके दांतों में मसूड़े जिनके कमज़ोर होते हैं, उनको जब हम सप्लीमेंट शुरू करवाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर साहब कि हमारे जो अक्सरियत है 90% या शायद इससे भी ज़्यादा चाय के दीवाने हैं, और जो बाकी रहे सही कसर है वो स्मोकर्स हैं, स्मोकिंग करते हैं, और उनके जो दांत होते हैं वो हटके ही होते हैं। बाकी सारे पान और गुटके वालों को तो हम भूल ही गए। तो ये सारे जो शौकीन लोग हैं, इनका क्या इलाज है? ये किस तरह से सफाई करें और क्या इस्तेमाल करें? तो ज़्यादा ब्रशिंग करें अपनी, जो काफ़ी ज़्यादा टूथपेस्ट हैं जो कि स्मोकर्स की स्पेसिफिकली आती हैं, और ऑप्टिक वाइट्स हैं, काफ़ी सारी हैं जो कि वाइटनिंग टूथपेस्ट हैं, वो आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। 1 मंथ यूज़ कर लिया, 1 मंथ फिर आप अपनी नॉर्मल टूथपेस्ट पे चले गए, फिर 1 मंथ आपने वो वाला यूज़ कर लिया। जैसा साबुन है, कुछ साबुन या कुछ क्रीमें हैं जो कि गोरा कर देती है स्किन को, कुछ होती हैं जो कि सिर्फ मॉइस्चराइजिंग के लिए होती हैं। तो इसी तरह मैं कहूँगा कि कुछ टूथपेस्ट हमारी दांतों की वाइटनिंग के लिए यूज़ होती हैं, कुछ नॉर्मल क्लींजिंग के लिए यूज़ होती हैं, तो आप इसको अल्टरनेटिव करके यूज़ कर लें। ठीक है जी। अच्छा, बच्चों के दूध के दांतों के ऊपर भी ब्रश उतना ही ज़रूरी है जितना कि उनके एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली। और वो तो देखिए बच्चों ने हमसे सीखना है, हम ब्रशिंग करेंगे, हम उनके सामने खड़े होकर ब्रश करेंगे, बच्चे भी ब्रश पकड़ के ब्रश करेंगे, तो उनको शुरू से ही आदत डालें। मेरा जी छोटा बेटा 1.5-1.25 साल का है, तो हम उसको भी कोशिश करते हैं कि चले जी इसके 2-3 दांत जितने, और आदत भी तभी बननी है। बिल्कुल एग्जैक्ट। और उनको वो एक जब सुकून महसूस होगा रात को सोने से पहले ब्रश करने का, तो शायद वो जल्दी यूज टू हो जाए, जल्दी यूज टू हो जाए। अब मेरा छोटा सा बेटा है तो उसको बताना पड़ता है मॉन्स्टर्स है मुंह के अंदर, और फिर मॉन्स्टर्स निकालने खड़ा हो जाता है। तो ये बच्चों को जाहिर है हमें खुद सिखाना पड़ेगा, और जो हम कर रहे होते हैं प्रैक्टिकल करके जो हम बच्चों को बताते हैं वो ज़्यादा जल्दी वो पिक करता है। अच्छा, बड़ों के दांत जब गिरने शुरू होते हैं, हिल रहे होते हैं, या फिर कैविटी का शिकार हो चुके बुढ़ापे में आके स्पेशली, तो उनको क्या उस वक्त स्टेबल किया जा सकता है? जो मुंह में दांत बच गए उनको रोका जा सकता है? जिस दांत के इर्द गिर्द बोन लॉस हो जाए, हड्डी कम हो जाए, वो दांत को स्टेबल करना बड़ा मुश्किल है। हम फिर उसको कोशिश ये करते हैं कि हम उस डिजीज़ को रिमूव कर दें और उनको रिप्लेसमेंट दे दें, कोई और दांत लगा दें। इम्प्लांट्स हैं, ब्रिजेस हैं, डेंचेस हैं, काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। लेकिन जब एक दांत हिलने लग जाए ना, इसको हम अपनी ज़बान में पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, बोन के अंदर बीमारी आ जाती है, तो उस बोन की रिकवरी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अच्छा, शुगर कॉज हो सकती है दांतों को डैमेज करने? क्योंकि मैंने अपनी मदर इन लॉ के पूरे दांत लगवाए हैं, उनके सारे दांत निकल चुके हुए थे, और जो 1-2 रह भी गया था वो भी काफ़ी ख़राब हालत में था कि वो उन्हें पेन तकलीफ में रखता था 24 घंटे। तो क्या वो शुगर की वजह से हो सकते हैं, या फिर कैविटी और कीड़ा ये लगने की वजह से हो सकते हैं? क्या वजूहात है बड़ों में? जो मैंने जी नोट किया है उसमें ये होता है कि जैसे ही आपका एक दांत खराब होता है या 2 दांत पेशेंट के खराब होते हैं, वो ब्रश करना छोड़ देती हैं। ठीक है। क्योंकि ब्रश करते हुए ज़्यादा तकलीफ होती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, दांत हिल रहा है उसको ब्रश करते हुए और ज़्यादा हिलने लग जाते हैं। इसलिए पहले जिससे मैंने कहा कि जब एक दांत में डिजीज़ हो उस दांत को रिमूव करें फौरी तौर पे उसका, ताकि वो बाकी सारे दांतों को डिजीज़ में इन्वॉल्व ना करें। अच्छा, ये मिथ है या हकीकत है डॉक्टर साहब कि मीठा खाने से दांतों में कीड़ा लगता है? बच्चों को हम अक्सर मना करते हैं, या दांतों की सफाई ना करना असल रीज़न है? एनीथिंग विद हाई ग्लूकोज
कंटेंट, उससे हमारे वहाँ पे बेसिकली से कीड़ा लगना एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया वहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, वो दांत को अंदर से खोखला कर देता है। जहाँ पे आपके पास हाई ग्लूकोज कंटेंट होगा वहाँ पे बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी। तो यस, दिस इज़ नॉट अ मिथ, दिस इज़ अ रियलिटी। लेकिन हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बच्चों को हम सर मीठा खाने से नहीं रोक सकते। मेरा ये है कि जी बच्चों ने मीठा नहीं खाना तो और किसने खाना? तो आप उनको ब्रश करवाएं, उनको चॉकलेट्स दें, जो मर्जी खाएं, जी जी जो मर्जी खाएं, लेकिन उनका बाद में ब्रशिंग करवाएं। ठीक है। और एक अकल दाढ़ अमूमी तौर पे हमने देखा है जब लोगों की निकलती है उसकी पोजीशन या उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन का उनको सामना होता है। तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार हो सकता है? क्या आपको दाढ़ निकलवानी ही पड़ेगी या कोई और बेहतर सॉल्यूशन? सर जब अक्ल दाढ़ आपकी टेढ़ी है तो वो आपको निकलवानी पड़ेगी। एक्चुअली सर उसके कॉन्सेप्ट ये है कि ये पहले हमारी ह्यूमंस की 4 दाढ़ें होती थी, वक्त के साथ साथ हमारे साइज छोटे। ये क्या वैसे वजह है? वक्त के साथ साथ ये चेंजिंग कैसे जबड़े का है? size अभी तो बहुत से लोग हैं जिनकी अकल दाढ़ सारी जिंदगी नहीं निकलती। बस तो उनको अकल नहीं आती क्या? ये प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन आप कह सकती हैं। ठीक है जी, ये एक थ्योरी है कि जी पहले 4 दाढ़ें थी, फिर वो कम हो और गई, ये कहा 3 हो जाता है गई। कि आपके मुंह के जबड़े का क्योंकि साइज छोटा होता जा रहा दांत भी हमारे है मुंह जी। में कम एग्जैक्टली अच्छा, अगर विजडम टूथ ना निकले तो क्या उसको अकल नहीं आती क्या? इसमें कोई ये भी कोई लॉजिक विशाल की अभी तक नहीं मैडम, दिस इज अ मिथ, दिस इज अ मिथ। चारों निकल आई है विजडम वाली। दिस इज अ मिथ जी कि अकल दाढ़ का अकल के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बस वो शायद इसलिए कहते थे क्योंकि वो उस जमाने में निकलती जब इंसान को थोड़ी अकल आने लग जाती है, मैच्योरिटी पे जब। एग्जैक्टली 20-21-22 साल की उम्र में। अदरवाइज इट्स अ मिथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर अमार सईद हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में, और जिस तरह से आपने देखा कि दांतों की सबसे जरूरी है ब्रश कीजिए खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, और सोने से स्पेशली पहले। और फिर आखिर में भी वही बात, सुबह उठ के करना तो दुनिया के लिए है, सबके लिए है, लेकिन रात को सोने से पहले फर्ज समझ के ब्रश कीजिए अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, और बच्चों को भी इसकी आदत डालें। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, दीगर अहम इश्यूज अभी भी बाकी हैं, हमारे साथ रहिए। मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, कुछ हम भी अपना चेहराए बातिन सवार ले, कुछ हम भी अपना चेहराए बातिन सवार ले, वो बकर से कुछ आईने इश्को वफा के ला, वो बकर से कुछ आईने इश्को वफा के ला, महरूम कर दिया हमें जिससे निगाह ने, महरूम कर दिया हमें जिससे निगाह ने, उस्मान से वो ज़ाविये शर्मो हया के ला,
मगरिब में मारा मारा न फिर ए गदाइल, मगरिब में मारा मारा न फिर ए गदाइल, दरवाज़ाए अली से ये खैरात जाके ला, दरवाज़ाए अली से ये खैरात जाके ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। वसीम अरशद साहब नातख़्वा हमारे साथ मौजूद थे और हम आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस पे बात करने के लिए अल्लामा फ़िदाउर रहमान हैदी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे दोनों हज़रात को। और नाज़रीन, टॉपिक है हमारा तवक्कुल। अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसके मानी होते हैं सुपुर्द करने के। तो तवक्कुल अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहने का भी नाम है और अल्लाह के फ़ैसलों को कबूल करना सादत है और यही तवक्कुल की रूह भी है। बिल्कुल जी, जब कहा जाता है कि अल्लाह पर तवक्कल करो तो इसका मतलब है कि अल्लाह पर भरोसा करो और सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दो और अल्लाह पर अपने मामलात छोड़ दो। इंसान जब बहुत ही मुश्किल में किसी मुश्किल से दो चार हो जाता है, किसी ऐसी मुसीबत में पड़ जाता है तो फिर उसे अल्लाह की याद आती है और फिर वो अपने मामलात को अल्लाह पर जब छोड़ता है तो फिर अल्लाह बेहतर असबाब पैदा करने वाला है। हमारे साथ अल्लामा साहब मौजूद हैं। अल्लामा साहब की जानिब आऊँगी। अल्लामा साहब वेलकम टू शो कहेंगे आपको। जिस तरह से हम भरोसे की बात करते हैं, वो बंदे पर भरोसा हो या अल्लाह पर हो, अल्लाह पर हो तो फिर तो उसकी बात ही क्या है, वो अल्लाह खुद पूरा करने वाला है। हमारे यकीन को वो कहते हैं ना, टूटने नहीं देता अल्लाह, अगर अल्लाह पर भरोसा है। चिड़ियाँ जब घोंसला बनाती हैं तो वो भी उस अल्लाह पर भरोसा करके ही उस टहनी के साथ घोंसला बना देती हैं कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को या अंडों को इसमें महफूज रखेगा या हमारा घरौंदा बचा रहेगा। तो ये कितना ज़रूरी है तवक्कल और किस तरह से अपने अंदर पैदा किया जाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा क़ालल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी किताबिल मजीद वल बुरहानिर रशीद व तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूतु वसब्बिह बिहम्दी क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर तग़दु बिक़ानन व तरूहु हिमासा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ आपका, आपकी पूरी टीम का और एक न्यूज़ का कि एक ख़ूबसूरत उन्वान पर मुझे ये मौका फ़राहम किया है गुफ्तगू का। अल्लाह जल्ल वाला मुझे और मेरे सुनने देखने वाले हम सब को कामिल अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरह अनफ़ाल में जहाँ अहले ईमान की कुछ अलामात बयान हुई तो वहाँ पर ये कि वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। तवक्कुल का माना क्या है कि किसी पर भरोसा और एतमाद और यकीन को तवक्कुल कहा जाता है। अमूमन हमारे माशरे में जो तवक्कुल के हवाले से कुछ चीज़ें जो मारूफ़ या मशहूर समझी जाती हैं, आज कोशिश करूँगा कि उन पहलुओं पर रोशनी डाली जाए कि जो काबिल इस्लाह हैं। बिल्कुल सही। दो तरह की इंतहाएँ नज़र आती हैं। एक तो ये है कि सारा का सारा यकीन असबाब पर रखा जाता है कि मेरा सारा कुछ मेरे असबाब से वाबस्ता है। मेरी नौकरी, मेरी गाड़ी, मेरी सेहत, मेरा ख़ानदान, मेरे मिलने मिलाने और मेरी ज़ाती काबिलियत, हैसियत, मेरी अपनी कोशिशों मेरी कोशिशों काविशों के ये नताइज हैं। इसके बरक्स अगर हम कुरान और सुन्नत में गौर करते हैं तो वहाँ कुछ और मानी हैं और एक बंदे मोमिन से जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की चाहत और जो तकाज़ा है वो कुछ और तरह का है। अच्छा, कुरान मजीद बुरहान रशीद में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले वशाविरहुम फिल अम्र, मामलात की मुशावरत है। फ़इदा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह, फिर उस मुशावरत के बाद फ़इदा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह, अल्लाह जल्ल वाला की ज़ात पे तवक्कुल करना। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह तवक्कुल करने वालों को पसंद फरमाता है। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं नाज़रीन, फिर दीगर अहम इश्यूज़ पर भी बात होगी। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
वेलकम बैक। बात हो रही थी तवक्कुल की, और अल्लामा साहब ज़रा मुख्तसरन वक्त की कमी है, तवक्कुल के हवाले से बताइए कि ये जज्बा किस तरह से पैदा किया जाए। वो एक वाक़या भी तो है ऊँट बांधने वाला। जी बिल्कुल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने ऊँट को खुला छोड़ दूँ और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करूँ। फरमाया नहीं, तवक्कुल ये नहीं, उसको किले के साथ बांध दो, फिर अल्लाह जल्ल वाला की ज़ात आली पे तवक्कुल करो। तदबीर भी ज़रूरी है। जी बिल्कुल। असबाब इख्तियार किए जाएँ और असबाब के नताइज अल्लाह की ज़ात पे छोड़े जाएँ। बिना असबाब के, और आदमी ये कहे कि मैं अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल कर रहा हूँ, खाना सामने रख कर ये समझे कि भूख खुद ब खुद मिट जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि दुनिया दारुल असबाब है, अल्लाह जल्ल वाला ने असबाब के साथ जोड़ रखा है, और जा बजा हमें यही हुक्म आया है कि जो है ना वो असबाब इख्तियार करके नताइज अल्लाह की ज़ात पे छोड़े जाएं। और जो हमारे उन लोगों के लिए बड़ा सबक है जो ये कहते हैं कि तो अल्लाह को मंजूर ही ये था, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह को ये मंजूर जी बिल्कुल। था। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना और ये समझना कि कोई गैबी मदद यूँ आ जाएगी, ये तवक्कुल इस चीज़ का नाम ही नहीं है। कुरान उठा कर देखें, अइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, कि तैयार रखो अपनी इस्तिताअत के बाकदर ताकत तैयार रखो, और फिर उस ताकत की तैयारी के लिए जो असबाब मुयस्सर हैं वो इख्तियार किए जाएँ, और नताइज जो है ना अल्लाह की ज़ात पे छोड़े जाएँ। जंगे बदर का वाक़या हमारे सामने एक बहुत जी बड़ी बिल्कुल। मिसाल है कि एक वसीला जो है वो तो अल्लाह ताला ने बना दिया था, कोशिश तो उन्होंने खुद की। जंग जी के बिल्कुल। मैदान में जितने से भी आपके पास ताकत थी या आपके जवान फौजी मौजूद थे, उनके साथ ही वो मैदान में उतरे तो सही, उसके बाद फिर अल्लाह पर भरोसा था जो काम कर गया और जो उनके साथ इमदाद। जी बिल्कुल। जो मैंने हदीस पेश की, मैं उसका थोड़ा सा ना वो खुलासा अर्ज़ कर दूँ कि अगर तुम अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहते हो, जैसा कि तवक्कुल का हक़ है, तो परिंदों जैसा तवक्कुल करो कि सुबह को वो निकलते हैं, खाली पेट निकलते हैं, शाम को भरे पेट के साथ वापस आते हैं। लेकिन हदीस में एक पैगाम है कि घोंसले में बैठे नहीं रहते बल्कि बाहर निकलते हैं, एफर्ट करते हैं, एफर्ट करते हैं और असबाब और वो सारी जो तदबीर है वो इख्तियार करनी है और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करना है। बहुत शुक्रिया। अल्लामा फ़िदा रहमान हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और साथ ही तशरीफ़ फरमा है मुबशर हुसैन साहब, एक्साइज ऑफिसर भी हैं। एक्साइज का यहाँ पे छापा नहीं पड़ा नाज़िर, हाँ जी, नाते रसूल मकबूल पेश करने के लिए यहाँ पे हमने हासिल हुए हैं मुबशर भाई। तो अपनी खूबसूरत आवाज़ में एक कलाम पेश कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आका आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। और क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, आपको इल्म है हमको क्या चाहिए, आपको इल्म है हमको क्या चाहिए। और भर के झोली मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। और एक कदम भी ना हम चल सकेंगे हुजूर, एक कदम भी ना हम
चल सकेंगे हुजूर, हर कदम पर करम आपका चाहिए, हर कदम पर करम आपका चाहिए। और अपने कदमों का धोवन